हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितीश। आज जो है हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको तीनों पेपर जो हैं वो करवाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं उन वहाँ पे 3 पेपर चलते हैं, तो तीनों पेपर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़ है जो सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर का भी सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले हैं, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज 5 अगस्त 2024 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित, ये आपका जो इंटीग्रेटेड वाले हैं वहां पे पेपर 1 है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये आपका पेपर है, वो आपको एक ही पेपर देना है डिस्क्रीट का, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट के साथ साथ क्या है, उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ आपको एक पेपर नहीं बल्कि एक बुक है ना, एक बुक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ठीक है। तो एक पेपर वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो फर्स्ट सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो जो आपका यूनिट 1 है, ये सिलेबस का तो शायद मैंने पहले जिक्र किया है, एक पहले वाली जो वीडियो है ना, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। उसमें आपका सिलेबस कवर करवाया गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि यूनिट जो फर्स्ट है ना, उसके अंदर आपके जो चैप्टर हैं कौन कौन से आते हैं। चैप्टर 1 आता है, 2 आता है और चैप्टर 9, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये समुच्चय और साध्य वाला है। दूसरा चैप्टर रिलेशन और फंक्शन वाला है। और जो तीसरा चैप्टर है बूलिये बीजगणित का है। ये जो 9th चैप्टर है वो आपका कौन सा है, बूलिये बीजगणित का है, ठीक है। मैं और बता देता हूं आपको कि और क्या क्या है फर्स्ट सेकंड यूनिट में आपके पास क्या है। जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपके पास यूनिट 2 और यूनिट 3 इनको एक साथ लिख रहा हूं। कारण क्या है, इसके अंदर एक ग्रुप है, ग्राफ, और इसमें एक चैप्टर है ट्री, ठीक है। ग्राफ वाला आप देख लेना कि आपके बुक में कौन सा चैप्टर है, ग्राफ और ट्री कौन सा है, ठीक है। ग्राफ जो है ये इसका हाफ पोर्शन है, यहाँ पे ग्राफ का हाफ पोर्शन है सेकेंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में ट्री वाला चैप्टर है पूरा, और ग्रुप का जो हाफ पोर्शन जो बच गया था, यहाँ पे जो बचा हुआ है हाफ पोर्शन, वो यहाँ पे। तो ये आपके यूनिट 3 है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर आते हैं, ग्राफ वाला और एक ट्री वाला, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 में आपके पास एक तो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 जिसका नाम लिखवा देता हूं, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, प्रोपोजिशनल कैलकुलस यानी कि साध्य कलन, ठीक है। चैप्टर 8 है। एक चैप्टर 11 है जिसका नाम है न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, ये जनरेटिंग लाइन है सॉरी, और जनरेटिंग फंक्शन इसी में जनरेटिंग फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। यानी कि हिंदी में सांख्यिक फलन, जनक फलन और पुनरावृत्ति संबंध, ये यूनिट 4 के अंदर है आपका। और जो यूनिट 5 बच गई, इस यूनिट 5 में आपका ये पूरा बुक एलपीपी वाला, एलपीपी की जो बुक है वो पूरा है, ठीक है। इसके अंदर शायद आपके 4 से 5 चैप्टर हैं, 4 से 5, वैसे तो टोटल 7 चैप्टर है वहां पे, ठीक है। लेकिन जो एक और दूसरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर थोड़ा सा ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चौथा चैप्टर है सिंप्लेक्स मेथड वाला, वो थोड़े सिमिलर है, वो थोड़ा पोर्शन आता है, थोड़ा पोर्शन 3rd चैप्टर से, थोड़ा पोर्शन 4th चैप्टर से, यानी कि कंप्लीट नहीं है वो, ठीक है।
तो यानी कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है एलपीपी की बुक में से, और वो आपकी कौन सी है, यूनिट 5 है। ये आपका जो है वो सेमेस्टर 1 वाले, जो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है वो ये है आपका, ठीक है। अब मैं एक बार इंटीग्रेटेड जो 5 कोर्स वाले हैं, इंटीग्रेटेड वाले में क्या क्या आएगा देखिए। इंटीग्रेटेड कोर्स का जो है उसके साथ क्या है, पहला दूसरा नौवां चैप्टर फर्स्ट यूनिट में ये आता है आपका। दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो आपके इसके अंदर, ये दूसरी तीसरी यूनिट हो गई। चौथी यूनिट है वो आपकी ये हो गई, ठीक है। और बस एक थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे जो यूनिट 5 एलपीपी की बुक है, आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेटेड में आपका रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, रीजनिंग का पोर्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपकी 5th यूनिट से, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूं उसका इंटीग्रेटेड का जो ये है, इसका जो बुक का पेपर का जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें 10 पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं इसमें, ओके। और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो पर यूनिट से आते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 क्वेश्चन पर यूनिट। और ये जो मार्किंग होती है वो 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन पर यूनिट से पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके पास, कितने नंबर के, 10 नंबर के। कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर्स के हो गए, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाला ये पहले चलता था कि एक एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरह से ही होता है, ठीक है। मार्किंग कम है ना वहां पे, क्योंकि इंटीग्रेटेड में जो पेपर नंबर होता है वो पेपर होता है 33 के होते हैं, ठीक है। 33 के हैं, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके पर यूनिट एक क्वेश्चन आता है, पर यूनिट आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 में से एनी 3 इस 5 में से आपको कितना करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। ये बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके पास, ये सारे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 नंबर का 1 नंबर का इस तरह से मिलते हैं, ये 2 नंबर का मिलता है। वैसे यदि 50 नंबर का पेपर होता है तो ये 2-2 नंबर के हैं। ये आपके पास कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास 10-10 नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है वेटेज, क्योंकि इंटीग्रेटेड में कम चलता है, यानी कि जो मार्किंग होती है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन पेपर का पैटर्न आपको याद रहना चाहिए कि पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट्स आ रहे हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये भी छोटे क्वेश्चन होते हैं, यह पर यूनिट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10, ये 10 और 11, ठीक है। ये जो आपके पास 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। कोई भी 3 क्वेश्चन, जो आपको 3 क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट करने, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये पेपर पैटर्न रहता है इंटीग्रेटेड वालों का, ठीक है। सेमेस्टर वालों का जो है वो पेपर पैटर्न अलग रहता है। जो लास्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस हुआ था, यानी कि जो पेपर हुए थे वो सारा ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है। तो अभी उनका पेपर पैटर्न सेटअप नहीं है। अभी सेकंड जो सेमेस्टर है वो आज से ही स्टार्ट हुए हैं, तो देखते हैं कि अब की बार जो है सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव है, तो देखते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न देता है यूनिवर्सिटी। उनका पेपर 2 बजे खत्म हुआ है और अभी 2:45 हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं मिला नहीं हूं किसी से, तो यदि मिलूंगा तो वहां से पेपर पैटर्न आपको, और अभी तो कंपलसरी के पेपर हो रहे हैं, ऑप्शनल जैसे पेपर आएंगे तो वहां पे जो भी डिस्कशन होगा, ठीक है, पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपको पेपर पैटर्न बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा यानी कि जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट जो सेमेस्टर 1 में है वही 4 यूनिट इंटीग्रेटेड में। उसके बाद 5th यूनिट यहाँ पे इनकी एलपीपी बुक स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे इनका रीजनिंग वाला पोर्शन आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड वालों को एलपीपी बुक नहीं पढ़नी है, एलपीपी की बुक पढ़नी है, ठीक है।
तो एलपीपी की बुक करनी है, और ये जो बुक है ये आपके एक अलग चैप्टर में आएंगे। ये तो आपका जो है वो पेपर फर्स्ट है, ये जो है आपका कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट है इंटीग्रेटेड वालों के लिए। जो एलपीपी की बुक है वो आपकी 3D की बुक के साथ अटैच है। एक बुक चलती है 3D की बुक, ठीक है, तो 3D की बुक के साथ अटैच है जो पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर जो 3 है वो आपका 3D की बुक और प्लस एलपीपी की बुक, ये दो बुक है आपके पास। तो यहां पे चलेंगी 3D का। एक चीज देखिए, जो 3D है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं है ना, तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में देखते हैं कि वो आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो एलपीपी बुक और 3D की बुक जो है ये दोनों मिलकर के आपका पेपर नंबर 3 है इंटीग्रेटेड वालों का, ये इंटीग्रेटेड वालों के लिए है, ठीक है। जो पेपर 2 बच गया, पेपर जो 2 बच गया वो कैलकुलस का बच जाता है, कैलकुलस का जो बुक है ना, उससे वहां पे इसका जो नाम दे रखा है वो अवकल गणित, अवकल गणित करके एक बुक है, ठीक है। तो वहां से एक ये पेपर आएगा आपका पेपर नंबर 2, ठीक है। अच्छा, जो ये पेपर 2 है आपका, है ना, ये सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए, सेमेस्टर 2 में यानी कि जो सेमेस्टर सेकंड है उसके अंदर आपका ये कैलकुलस का बुक आएगा पूरा, और साथ के साथ में एक सेकंड ईयर में बुक चलती है वेक्टर, ठीक है। तो वो एक वेक्टर वाली बुक है और एक ये कैलकुलस वाली बुक है, ये दो मिलकर के आपके सेमेस्टर सेकंड का है, ठीक है। तो जब ये पढ़ाएंगे तो इसका सिलेबस बता देंगे आपको, फिर उस तरह से कवर करते जाना है, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये मैंने रफ तो कर दिया, लेकिन आप पीछे से थोड़ा सा बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चैप्टर फर्स्ट, समुच्चय तथा साध्य, समुच्चय तथा साध्य, सेट एंड प्रोपोर्शन, सेट एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ओके। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से तो स्पेशली फर्स्ट चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछ भी लेते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, सारे सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक टॉपिक चलता है, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, एक टॉपिक है सिर्फ यहाँ पे आपका आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत है। सो बस आपका एक टॉपिक है ना, और ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, और एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बना रखी है, तो आप वहां पे जाकर के उसको भी चेक कर सकते हो, मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देखिए होता क्या है। या फिर हम आज से स्टार्ट करें, है ना, वो वीडियो है रहने दो, आज से स्टार्ट करते हैं कि आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या है। तो देखिए इसकी थ्योरी लिखते हैं, क्या है, यदि ए तथा बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, तब ए तथा बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं, तब इनका सम्मिलन का मतलब क्या है आपका, यूनियन, दो साइड का यूनियन करना जानते हो, या ऐसे लिखो, इनकी
सम्मिलन में अवयवों की संख्या, सम्मिलन में अवयवों की संख्या योग नियम द्वारा, योग नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है या ज्ञात की जाती है। ठीक है, असंयुक्त को मैं नीचे डिफाइन करूंगा कब। ठीक है, लेकिन यदि समुच्चय, यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, तब योग नियम में कुछ सुधार करके, सुधार करके नए नियम की, नए नियम की उत्पत्ति की जाती है, जिसे आविष्टि अपवर्जन, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू disjoint set, if A and B are two disjoint set, then number of element, then number of element in their union, in their union can be found, can be find by adding rule या addition rule, by adding rule, by adding rule, but sets are not disjoint, if sets are not disjoint, then a rule, then a rule by modifying in addition rule, then a rule by modifying in addition rule, we can find number of elements in their union, then this rule is known as, this rule is known as principle of inclusion exclusion. This rule is known as principle of inclusion exclusion. ओके, देखिए आपने एक फॉर्मूला यहां पे दिखा देता हूं कि आपको नहीं वो पढ़ा हुआ है। ये देखिए क्या ऐसा पढ़ा है आपने, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यदि इस तरह से नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या के योग में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या को घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या को हटा दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, जो ये फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं आप, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। देखिए
अच्छा, पहले मैं बात कर लेता हूं कि असंयुक्त क्या होते हैं। असंयुक्त समुच्चय क्या है, या डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, यदि ए इंटरसेक्शन बी, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर आए तब उन्हें क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई आया है तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो ए यूनियन बी में जब अवयवों की संख्या निकालोगे तो ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या, ये तो 0 है, ठीक है। तो ए के अवयव और बी के अवयव दोनों को जोड़ दीजिए, जितने भी अवयव आएंगे वो किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जब असंयुक्त नहीं है, यानी कि असंयुक्त नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर नहीं है, फाई के बराबर नहीं है। तो यदि जब फाई नहीं है तो वहां पे कुछ ना कुछ यहां पे मिलेंगे आपको एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जो योग नियम है उस योग नियम में कुछ संशोधन करके, ठीक है, आपने एक नया रूल बनाया है, उस नए रूल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, ओके। अब देखिए ये जो है वो आपका 2 सेट के लिए, कितने सेट के लिए है, 2 सेट के लिए। आप 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट, जितने सेट का बनाना है उतने सेट का बना सकते हो। मैं आपको एक रूल देता हूं कि किस तरह से बनाते हैं। देखिए, यदि आपके पास 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला था, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखिए क्या किया है आपने, ये पहले ऊपर वाला देखिए, ए यूनियन बी है, ए के अवयव यानी कि जो सिंगल सिंगल सेट है वो उनको ले लो, पहले एक सेट ले लिया ए, फिर उसमें अवयवों की संख्या जोड़ दी बी के अवयवों की, फिर उसके बाद देखो ये एक एक सेट वाला खत्म हो गया, दोनों एक एक लिख करके, उसके बाद 2 सेट एक साथ लो, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पे प्लस किया है, इससे नेक्स्ट में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो जरा, ए यूनियन बी यूनियन सी है, आपने एक एक सेट सेलेक्ट किया, ए के अवयव प्लस बी के अवयव प्लस ए के अवयव, ये तीनों एक एक सेट लिख करके हमने इसको खत्म कर लिया, यानी कि एक एक सेट खत्म हो गया है, और इनको क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। अब 2-2 सेट लीजिए, और अब बारी किसकी है, यदि आपने पहले प्लस यूज हो रहा है, उसके बाद कौन सा यूज होगा, माइनस यूज होगा। तो देखिए 2-2 सेलेक्ट कीजिए, एक का बी के साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, एक को सी के साथ ले लो तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और फिर बी को सी के साथ ले लिया तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो एक वाले एलिमेंट सारे जुड़ गए, 2 वाले जो है वो क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, और अब 2 खत्म हो गए, तो अब किसको लो, 3 को लो। तो 3 लिए हैं आपने ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे आप देखो प्लस माइनस प्लस, अब यदि कुछ आगे होता तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए मैं 4th वाले के लिए लिख रहा हूं, आपको खुद को पता लग गया होगा कि किस तरह से निकालेंगे। देखिए एक बात, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, 4 सेट के लिए निकालते हैं, तो पहले कैसे लेंगे, एक 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 वाले ले लेंगे, पहले एक एक सेट ले लो, ए बी सी और डी ले लिया, प्लस के हैं, अब माइनस से शुरू कर देंगे, 2-2 सेलेक्ट करने। तो देखो एक का बी के साथ लो, फिर एक का सी के साथ लो, फिर एक का डी के साथ लो, ए के साथ सारे ले लिए, बी के साथ देखिए ये सब माइनस चले गए 2 वाले, बी का ए के साथ तो हो ही चुका है, बी का सी के साथ लीजिए, बी का डी के साथ ले लीजिए, ठीक है, हो गए बी के साथ खत्म। अब सी के साथ देखिए, तो सी के साथ एक ही बचता है डी, तो सी के साथ बी वाला सी के साथ डी वाला आ चुका है, सॉरी सी के साथ बी वाला आ चुका है, सी के साथ ए वाला आ चुका है, तो बच क्या गया, सी इंटरसेक्शन डी। 2-2 वाले खत्म हो गए, अब 3 वाले, कितने लेने हैं, 3 वाले, तो 3 वाले देखिए ए बी सी, अब माइनस हो चुके सारे, अब क्या लेना है, प्लस लेना है। तो देखो पहले में क्या करते हैं, ए और बी को फिक्स कर लो,
ए और बी फिक्स कर लिया तो यहां पे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। एक बार इसके साथ सी ले लो, दूसरी बार इसके साथ क्या ले लो, डी ले लो। ठीक है, हो गया। ए और बी को फिक्स करके सी और डी के लिए लिख लिया। नेक्स्ट, ये प्लस में चलेंगे तीन तीन वाले। ए और बी फिक्स किया था, अब की बार ए और सी को फिक्स कर लो। ए इंटरसेक्शन सी फिक्स कर लिया, ए और सी फिक्स हो गया। अब एक बार ले इसके साथ बी, बी यदि लेते हो तो ए बी सी ये बन जाएगा, तो अपने पास आ चुका है। अब क्या बच गया, डी, ये आ गया डी इसके साथ। अब देखो ए बी के साथ फिक्स होकर के बन गया, ए और सी फिक्स होकर के बन गए। अब ए और डी को फिक्स करो, तो देखो ए और डी जैसे फिक्स किया और एक बार बी ले लिया, तो ए बी डी आया है कहीं पे आपका, ये ए बी डी रहा, हो चुका है। ए और डी फिक्स हो गया है, डी हो चुका है। अब सी ले लो, ए सी डी, तो ए सी डी ये हो गया, तो इसका मतलब कि ए वाले सारे हो गए। नेक्स्ट, अब बी वाले देखिए, बी और सी को फिक्स कर लो। पहले ए बी को फिक्स किया, अब की बार किसको फिक्स कर लो, अब ए को छोड़ दो। किसको फिक्स कर लिया, बी को। बी को सी के साथ फिक्स किया तो बी सी, और इनको पहले ए के साथ लोगे तो ए बी सी बनेगा, जो हम लिख चुके हैं। ये बी सी रहा और फिर डी, तो बी सी डी लिखा है क्या हमने, कहीं पे नहीं लिखा है अभी तक बी सी डी, तो प्लस में क्या आ गया, बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी सी डी हो गया। ठीक है, अब बी सी फिक्स है, ए के लिए देख लिया, डी के लिए देख लिया, हो गया काम खत्म। अब देखिए सी डी, यदि सी डी को फिक्स कर रहे हो तो सी डी को ए के साथ लो, तो यानी कि ए सी डी बन चुका है क्या आपके पास, ये रहा ए सी डी। सी डी फिक्स है तो सी डी को बी के साथ ले लीजिए, बी सी डी आ गया है आपका, ये रहा बी सी डी। तो ओवरऑल सारे एलिमेंट यानी कि जो तीन तीन पेयर वाले थे वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या आया था, प्लस आया था, फिर माइनस आया है, फिर प्लस आया है, और अब एक एलिमेंट थे, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। ठीक है, और अब किसकी बारी है, चार की, तो वो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो एलिमेंट, दो सेट के लिए, ये आपका तीन सेट के लिए, और ये आपका चार सेट के लिए। अब जितने भी सेट की 10 सेट का निकालना है 10 सेट का निकालो, 15 सेट का निकालना है 15 सेट का निकालो। ठीक है, 4 सेट का निकालना है 4 सेट के लिए निकालो। कोई अब किसी को कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट है, नो, तो आगे चले। ठीक है, चलिए आगे। मैं क्वेश्चंस पे बाद में आऊंगा, पहले जो है आपको थोड़ा सा कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। देखिए, एक वेन डायग्राम देखते हैं, एक वेन डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने 3 सेट लिए हैं। दिख रहे हैं आपको 3 सेट, इनको नाम लिख लो, ये हो गया ए, ये आ गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, ए बी सी। यदि मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो ये वाला पोर्शन है, जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, देखो ए के अवयव और बी के अवयव, यानी कि ये जो कंप्लीट पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा एक बार अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन पूरा का कैसा है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन सी। मैं देखिए यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा हूं इनको, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, मैं अलग से करूंगा इनको। तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट, ये कौन सा पोर्शन है, ए और सी का इंटरसेक्शन है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला,
ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, बी इंटरसेक्शन सी पोर्शन। क्लियर है। और एक बार जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, तो जो ये वाला जो डायग्राम है वो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि मेरे को यहां पे सिर्फ एक ही सेट लिखने की जरूरत है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला होगा। अब एक बार जरा ये देख लीजिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हटा रहा हूं मैं, ये बी है ना। अब मैं पर्टिकुलर देखेंगे, हम पर्टिकुलर देखा जा रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये ऊपर वाला कौन सा पोर्शन। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ए और बी का है, लेकिन इसमें से कौन से अवयव नहीं है, सी के एक भी अवयव नहीं है। कौन सा अवयव नहीं है इसमें, ए और बी के अवयव हैं, केवल सी के अवयव नहीं है। तो देखिए इसको कैसे लिखे जाएंगे, जो यानी कि ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है ए, और ए में ए के साथ क्या है, बी है, लेकिन क्या नहीं है, सी नहीं है। दैट मीन्स सी डैश। सी डैश को क्या लिखते हो, सी डैश क्या है, सी का पूरक समुच्चय, सी का पूरक समुच्चय, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन कौन सा है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्शन हुआ, ये जो पोर्शन हुआ आपका, एक इसमें ए और सी के एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन किसके अवयव नहीं है, बी के नहीं है, तो बी डैश। ठीक है, अब ये वाला बात कर लेते हैं कि जो ये आपका पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, इसमें बी और सी के हैं, तो यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। ए डैश को आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन और यूनियन वाली प्रॉपर्टी। तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैं किसी एक सेट की बात करता हूं, जो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी में से आपने क्या हटा दिया, आपने ये वाला पोर्शन हटा दिया है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हटा दिया, तो क्या मिला है आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश मिला है। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हम याद करें, एक तो ये फॉर्मूला हम याद करें कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश किसके बराबर है, कि बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या तो हम इस तरह से याद करें, या याद ना करें, सिर्फ एक लॉजिक याद रखें। देखिए किस तरह से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एक साथ लिख लिया, सी डैश को क्या लिख दो आप, 1 माइनस सी, क्योंकि सी जो है वो पूरक समुच्चय है, और पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से उस सेट को हटा दिया जाए। तो सार्वत्रिक समुच्चय का नोटेशन यहाँ पे एक मान लीजिए, तो उसमें से किसको हटा दिया गया है, सी को हटा दिया गया है। तो देखो ए बी का एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ए बी का सी से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा। तो देखिए ए बी किस तरह से लिखा, ए बी को तो यही लिखते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो समझ में आ गया, ये वही आया है ना जो आपने वेन डायग्राम में देखा था, वही कैलकुलेशन है नहीं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में से यदि आपने तीनों का इंटरसेक्शन हटा दिया है तो क्या मिल गया आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश मिल गया। ठीक है, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से मिलते हैं कि हो सकता है कि कोई दो एक्टिविटी कर रहा हो, कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी एक मेंबर है वो दो एक्टिविटी कर रहा है, तीसरी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टिविटी कर रहा है और बाकी की दो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। यदि इस तरह का कुछ आ रहा है तो देखिए क्या आएगा, इसको सोल्व करते हो तो ये हो गया ए, बी डैश को लिख दिया 1 माइनस बी, सी डैश को लिख दिया आपने 1 माइनस सी। ठीक है, अब देखो ये ए हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 से करोगे 1, 1 का सी से करोगे तो माइनस सी, माइनस बी का 1 से करोगे तो माइनस बी, और इसका इससे करोगे तो बी सी, और ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए का 1 से करोगे तो ए, इसका इससे करोगे तो ए सी, इसका इससे करोगे तो ए बी,
और इसका इससे करोगे तो ए बी सी। इसका मतलब हुआ कि ए के अवयव माइनस ए और सी के अवयव माइनस ए और बी के अवयव प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक बार जरा ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है मैं दिखाऊंगा कि आपको वेन डायग्राम में कहां पे है ये ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि केवल वन वाले। इसको हम यदि लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है, केवल ए, न कि बी, न ही बी है और न ही सी, और न ही सी, यानी कि केवल ए वाले हैं। और ये वो ए वाले हैं जो बी और सी की एक्टिविटी को नहीं रखते, जो बी और सी की एक्टिविटी को नहीं रख रहे। तो एक बार जरा यहां वेन डायग्राम में ध्यान दीजिए। वेन डायग्राम आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन था, ये पूरा गोला किसका था, एक का था। ये वाला जो पोर्शन है इसमें कौन से अवयव हैं, जो बी वाले एक्टिविटी, यानी कि जो बी एक्टिविटी कर रहे हैं वो वाले भी हैं। इस बारे में जो तीनों एक्टिविटी कर रहे हैं वो हैं। इसमें कौन से हैं, जो ए और सी एक्टिविटी दोनों कर रहे हैं वो है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है केवल ए वाले। तो केवल ए वाले कौन से बच गए, केवल ये वाला पोर्शन बच गया जो आपको ये दिख रहा है, जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है। ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये केवल एक का पोर्शन है। ये केवल किसका पोर्शन है, केवल एक का है। ये जो है ये आपका केवल ए, ओनली ए। अब देखिए मिला कैसे है, ये पूरा का पूरा ए था। इस पूरे में से आपने क्या क्या हटाया है, देखिए पूरे में से आपने हटाया है ये ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया है, ये पूरा हटाया है ए इंटरसेक्शन। और यदि हम अलग अलग बात करें तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी हट गया है पूरा, और क्या हट गया है, एक ये पोर्शन हट गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश हट गया। और यदि और जनरली बात करें तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी हटा, ये ए इंटरसेक्शन सी हट गया, तो ये पूरा पोर्शन हट गया। लेकिन जो ये वाला भाग था, ये वाला, ये कितनी बार हटा है, 2 बार हटा है। लेकिन हमें हटाना कितनी बार है, 1 बार। 2 बार कैसे हटा है, जब ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे तब भी हट गया, ए इंटरसेक्शन सी को हटा रहे हो तब भी हट गया। ठीक है, तो जब 2 बार हटा है, 2 बार नहीं हटाना है, हमें कितनी बार हटाना है, केवल 1 बार हटाना है। तो देखिए कैसे ए में से क्या हट गया, ए इंटरसेक्शन बी हट गया, ए इंटरसेक्शन सी हट गया, और एक बार क्या जुड़ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 2 बार हटाता तो 1 बार जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए एक बार जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि ये पूरा सेट है ए। इसमें से क्या हट गया, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये हट गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये जुड़ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबको क्लियर है, समझ में आया आपको। यदि वेन डायग्राम बना हुआ है तब भी, और यदि नहीं भी बना हुआ है, आपके पास लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सीधा आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इस अप्रोच से जाइए। इस क्वेश्चन से 100% है, क्वेश्चन आपका एक्यूरेट होगा, एकदम सही होगा। ठीक है, तो चाहे तो आपको केवल एक के लिए निकाले, चाहे केवल 2 लैंग्वेज या केवल 2 के लिए निकलवाए, या तीनों के लिए ना निकलवाए, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये भी ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप उस चीज को फोकस कीजिए कि वो चीजें है क्या। ठीक है, तो आपका ये जो काम है, ठीक है, इस काम को रफ में करना है। एक चीज ध्यान रखें, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये फॉर्मूला ना रटा जाए आपसे, है ना, तब की बात है, या फॉर्मूला याद नहीं हो, है ना, तो फॉर्मूले को जनरेट कैसे किया जाए, है ना, वो वाला पोर्शन है। तो हमें वहां पे फॉर्मूला जनरेट करके नहीं दिखाना है, बल्कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो ये काम है वो अपना रफ का काम है। ठीक है, इसको कहीं आपकी नोटबुक जो है, पीछे वाले जो पेज होते हैं जहां पे रफ वर्क अलाउ होता है, तो वहां पे रफ वर्क में आप इसको कीजिए। ठीक है, और वहां पे फॉर्मूले को जनरेट कर लीजिए, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो अच्छा ये वाला जब पोर्शन निकालोगे, ये वाला जो पोर्शन निकालेंगे, तो ये कौन सा पोर्शन है, ये केवल ओनली बी वाला है, ओनली बी वाला। तो ये कैसे निकल जाएगा, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी हट गया है, और ये वाला पोर्शन हटेगा बी इंटरसेक्शन सी, और क्या जुड़ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में से आपने ए इंटरसेक्शन बी हटाया, और बी इंटरसेक्शन सी हटाया, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ दिया है। इज दैट क्लियर? आई थिंक सबको
समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। कंप्लीट बैच कराया जा रहा है आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। मेनली क्या है होता है कि प्रॉब्लम्स रहती है यहाँ पे कि यदि कोई हिंदी मीडियम का कॉलेज है तो वहां पे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बाई लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको खुद को एफर्ट करना पड़ता है, खुद को लिखना पड़ता है, खुद को सारा कुछ करना पड़ता है, खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो और कई इंग्लिश जो मीडियम का कॉलेज है तो वहां पे केवल हिंदी मीडियम वालों को यदि वहां पे प्रवेश लेते हैं तो फिर हिंदी मीडियम वालों को समस्या आती है कि हिंदी मीडियम में नोट्स तैयार करने होते हैं, ठीक है, खुद के। लेकिन जो अपना ये यहाँ पे है कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा, साथ के साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप इस चीज को शेयर कीजिए ताकि सब लोग फायदा बेनिफिट ले सकें। दूसरी चीजें यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो चीजें कराई जाएंगी आपको थोड़ा सा बेहतरीन कराया जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा करवाया जाएगा कॉलेज से, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है वो टाइम रहता है, हम क्लासेज को अप्स एंड डाउन कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी कि टाइम को जो है ज्यादा भी किया जा सकता है, टाइम को थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। नॉर्मली जो है अपनी क्लास 40 या 45 मिनट्स की रहेंगी नियरेस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यदि कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।